हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर के आए हमारा ग्रेड 9 मैथमेटिक्स का एक नया लेक्चर कि जिसमें हम एक्सरसाइज 16.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 16.2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी थ्योरी हम पढ़ लेते हैं। थ्योरी में क्या है, हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कोलिनियर पॉइंट्स। तो हम पहले समझ लेते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। देखिए, जब भी किसी लाइन पर डिफरेंट पॉइंट्स लाई करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कि ये आपको लाइन बनी हुई नज़र आ रही होगी यहाँ पर, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन। तो फॉर एग्जांपल किसी भी लाइन पर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पॉइंट्स के जो एक ही लाइन पर लाई करेंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स से कहलाएंगे कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड एज कोलिनियर पॉइंट। यानी वो पॉइंट के जो एक लाइन पर लाई करेंगे वो सारे के सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 पॉइंट मैंने बनाए हुए, एक को पॉइंट ए का नाम दिया हुआ है, एक को पॉइंट बी का नाम दिया हुआ है और एक को पॉइंट सी का नाम दिया हुआ है। तो ये तीनों पॉइंट क्योंकि एक लाइन पर लाई कर रहे हैं तो इट मीन्स कि ये तीनों के तीनों क्या है, कोलिनियर है। तो हेयर ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि जब भी पॉइंट कोलिनियर होते हैं ना, तो कोलिनियर को हम मालूम कर सकते हैं एक फॉर्मूले की हेल्प से, एक इक्वेशन की हेल्प से। वो क्या है कि अगर आपके पास ये चीज़ यानी ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, अगर आपके पास ए से लेकर सी तक की जो लेंथ है या ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है, अगर वो बराबर हो ए से लेकर बी तक के डिस्टेंस और प्लस बी से लेकर सी तक के डिस्टेंस के, तो आप बोल सकते हैं कि आपके पास जो गिवन पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। ठीक है, अब आपको कोई भी पॉइंट दे दें, फॉर एग्जांपल ये कि भाई आपको कोई पॉइंट दिया ए पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट से 0,0, फिर आपको कोई पॉइंट दिया बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट से 0,1, फिर आपको कोई पॉइंट दिया सी जिसके कोऑर्डिनेट से 2,3। अब मान लो कि ये 3 पॉइंट है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है? तो उसके लिए हम ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे कि हमें उसको क्या करना है, पहले उसके लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हम उस लाइन पर इन पॉइंट्स को हम लगा देंगे, ठीक है, यानी प्लॉट कर देंगे। प्लॉट करने के बाद हम ये देखेंगे कि उसका जो फर्स्ट पॉइंट से लेकर जो लास्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस है उसको बराबर होना चाहिए इन दो डिस्टेंसेस के। तो ये भी हम आगे सवाल करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट के जो सेम लाइन पर लाई करेंगे वो सारे के सारे पॉइंट के कहलाएंगे कोलिनियर पॉइंट। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखेंगे कि कोलिनियर पॉइंट जो है उसमें ये जब हम आगे करेंगे ना नंबर लाइन में, तो नंबर लाइन जिस तरीके से हम बनाते हैं ना कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये कि भाई यहाँ पर आ रहा है 0, यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव वाले और यहाँ पर आ रहे हैं पॉजिटिव वाले, तो ये वाली स्ट्रेटजी हम वहाँ पर यूज़ करेंगे कि नंबर लाइन वाले। तो नंबर लाइन बनानी आपको आती है, तो आगे जब हम ये सॉल्व करेंगे सवाल तो हम वहाँ पर ये वाली स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसके बाद है फिर हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसा कि आपको मैंने भी बताया कि कोलिनियर पॉइंट कौन से होंगे कि वो पॉइंट के जो एक लाइन पर लाई करेंगे, ऐसे ही नॉन कोलिनियर कौन से होंगे जो एक लाइन पर लाई नहीं करेंगे। लेकिन हम जो है वो नॉन कोलिनियर के लिए कम से कम 3 पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट तो लाजमी सी बात है कि एक लाइन पर लाई करेंगे, क्योंकि एक लाइन पर कम से कम 2 पॉइंट होते हैं, यानी उसके जो दोनों एंड्स होंगे वहाँ पर जो पॉइंट बनेंगे वो कम से कम 2 पॉइंट हो गए। जैसे ये वाली लाइन आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर ए और सी जो है वो कोलिनियर है, ठीक है, क्योंकि वो एक ही लाइन के पॉइंट्स हैं। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो इसलिए हम 3 की बात करते हैं कि 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर कहलाएंगे। कब? अगर वो एक लाइन पर लाई ना करें, ठीक है। कितने पॉइंट? 3 या उससे ज़्यादा है, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट जो हैं वो नॉन कोलिनियर कब कहलाएंगे, जब वो एक लाइन पर लाई नहीं करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये 2 पॉइंट बने हुए ए और सी और एक बना हुआ है पॉइंट बी, तो ये ए बी और सी जो पॉइंट्स है ना, हम इनको बोलेंगे कि ये ए बी और सी जो पॉइंट्स हैं क्या है, नॉन कोलिनियर है। उसकी वजह क्या है कि ए और सी तो एक लाइन पर है लेकिन बी एक लाइन पर नहीं है। तो क्योंकि हम ए बी सी पॉइंट्स की बात करें तो ए बी सी पॉइंट्स को हम बोलेंगे कि दे आर नॉट कोलिनियर, क्योंकि 2 पॉइंट एक लाइन पर और 1 पॉइंट अलग लाइन पर है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट जो है वो नॉन कोलिनियर माने जाएंगे। कब माने जाएंगे? जब वो एक लाइन पर लाई नहीं करते। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल और 4 पॉइंट्स फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। यानी जो जितनी भी हम शेप्स बनाते हैं ना ज्योमेट्री में, जितने भी हम पॉलीगॉन्स ड्रॉ करते हैं, भले वो स्क्वायर ड्रॉ करें, ट्रायंगल ड्रॉ करें या रेक्टेंगल ड्रॉ करें या कोई और सी आप डायग्राम बनाएं, एक चीज़ याद रखें कि डायग्राम बनाने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है वो हमेशा नॉन कोलिनियर पॉइंट यूज़ किए जाते हैं। यानी कोलिनियर पॉइंट कोई भी शेप ड्रॉ नहीं कर सकते सिवाय लाइन के, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो वो एक ही लाइन पर लाई करेंगे, तो वो सिवाय लाइन के कोई और शेप जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर हमें कोई शेप ड्रॉ करनी हो तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होंगे कि जो अभी मैंने आपको बताया कि 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स जो है अगर वो सेम लाइन पर लाई नहीं करेंगे तो वो क्या होंगे, नॉन कोलिनियर। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट मिलकर के क्या बना सकते हैं, ट्राइंगल बना सकते हैं, और 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट मिलकर के क्या बना सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड वाली कोई भी शेप, यानी उसमें रेक्टेंगल आ जाएगा,
उसमें स्क्वायर आ जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये इसकी छोटी सी थ्योरी है। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगी जैसे हमने 16.1 को सॉल्व किया था। 16.1 में हमने क्या यूज़ किया, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया। यहाँ पर भी हम वही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे बार बार और इन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 16.2 जी। तो एक्सरसाइज 16.2 का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या लिखा हुआ है, शो दैट दी पॉइंट्स, शो का मतलब क्या होता है, प्रूफ करना। ठीक है, शो का मतलब क्या होता है, प्रूफ करना। तो शो दैट दी पॉइंट्स P, Q एंड R आर कोलिनियर। यहाँ पर हमें 3 पॉइंट दिए हुए और हमसे कहा गया कि ये प्रूफ करें कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व की हेडिंग डाल लेते हैं। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको। अच्छा, सॉल्व करने के लिए ना, यानी 16.2 में जितने भी सवाल हम सॉल्व करेंगे उन सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इमेजिनरी एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। वो इमेजिनरी डायग्राम आपको हेल्प करेगी सवाल को सॉल्व करने में। यहाँ पर हम कोलिनियर पॉइंट को प्रूव करना है हमें, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं कि जो एक लाइन पर लाई करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये कि मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लो कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। अब मुझे क्या करना है, इस लाइन पर इन पॉइंट्स को क्या करना है, प्लॉट करना है। ठीक है, तो एक पॉइंट मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर आएगा, एक पॉइंट जो है वो इस कोने पे आएगा और एक पॉइंट जो है मैंने मान लिया कि सेंटर पे आएगा। तो ये 3 पॉइंट जो है मैंने प्लॉट करने हैं। ठीक है, अच्छा अब प्लॉट करेंगे कैसे, इस बात का आपने लाजमी ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि इसको नाम दे देंगे P का, इसको नाम दे देंगे Q का, इसको नाम दे देंगे R का, और उनका सवाल जो है वो शो नहीं हो पाता, प्रूव नहीं हो पाता। देखिए यहाँ पर कहा हुआ है कि शो करना है, यानी प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। मतलब ये सवाल लाजमी प्रूव हो जाएगा, इसमें इस बात की गुंजाइश ही नहीं है कि सवाल प्रूव नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कहा ही है कि भाई इसको प्रूव करना है, तो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा उसके लिए ट्रिक अप्लाई करेंगे कि आपको ऐसे पॉइंट्स को नाम नहीं देने के, पहले पॉइंट को आपने P कह दिया, दूसरे को Q कह दिया, तीसरे को R कह दिया, बल्कि आपने थोड़ा सा यूज़ करना है दिमाग। वो क्या, जैसे मैंने आपको भी पीछे बताया कि हमें नंबर लाइन वाली स्ट्रेटजी अपनानी होगी। नंबर लाइन में सेंटर में हमेशा क्या आता है, 0। ठीक है, और इस तरफ यानी लेफ्ट पर क्या आते हैं, नेगेटिव वाले, इस तरफ आते हैं नेगेटिव वाले, और इस तरफ क्या आते हैं, पॉजिटिव वाले, और इस तरफ क्या आता है, 0 आता है। ये तो आपको पता है। ठीक है, नंबर लाइन में। अब यहाँ पर ये ऑब्जर्व करें कि जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें ये x होगा, ये y होगा। ये जो Q के कोऑर्डिनेट्स है ये x होगा, ये y होगा। ये जो R के कोऑर्डिनेट्स है ये x होगा, ये y होगा। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम x की लाइन की बात करें ना, मतलब x लाइन पर प्लॉटिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, अब x लाइन पर अगर हम प्लॉटिंग कर रहे हैं तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि x पर जो है इनमें इन तीनों पॉइंट में से कौन सा वाला ऐसा है कि जिसमें x की वैल्यू 0 है। तो आप देखिए R वाला ऐसा है, ये जो R पॉइंट है आपके पास, इसमें x की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो इसका मतलब R जो पॉइंट होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। अब आप देखें कहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव है, देखिए P में जो है वो x की वैल्यू नेगेटिव है, तो P को हम इस तरफ लिख देंगे। फिर किसमें पॉजिटिव वैल्यू है x की, तो यहाँ पर देखिए Q में जो है वो x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम Q को यहाँ पर लिख देंगे। यानी हमने किया क्या, बजाय P Q R को लाइन वाइज लिखने के हमने ये देखा कि x की वैल्यू जिसमें 0 है, तो हमें पता है कि नंबर लाइन में सेंटर में आता है 0, तो हमने R को सेंटर में लिख लिया। फिर हमने देखा कि Q में x की वैल्यू कितनी है, प्लस में, प्लस का 2 है। ठीक है, तो हमने Q को पॉजिटिव साइड पर लिख लिया। और हमने देखा कि P में जो है x की वैल्यू वो नेगेटिव की है, यानी माइनस का 3 है, तो हमने इसको नेगेटिव साइड पर लिख लिया। यानी वही वाली स्ट्रेटेजी जो हम नंबर लाइन में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या है, देखिए आपको एक चीज़ याद है जो मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाई, कहाँ पर, यहाँ पर देखिए पीछे मैंने आपको बताया ये वाली चीज़ कि हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि अगर हमारे पास जो है वो ग्रेटेस्ट लाइन यानी ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बराबर हो जाए 2 शॉर्टर डिस्टेंस के सम के, तो हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो जाती है। तो हमें यही वाला काम करना है यहाँ पर कि आपके पास जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा, P से लेकर Q तक का। तो हमें प्रूव ये करना है, यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं कि वी हैव टू प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें ये प्रूफ करना है कि पॉइंट्स हमारे क्या है, कोलिनियर हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं वी नो दैट, यानी हमें पता है कि कोलिनियर को प्रूफ करने के लिए जो शर्त है वो क्या है कि हमारे पास जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है इनमें से वो कौन सा है, P से लेकर Q तक का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि P Q के डिस्टेंस को बराबर होना चाहिए किसके, इन 2 छोटे डिस्टेंस के सम के, यानी P से लेकर R तक का डिस्टेंस, R से लेकर Q तक का डिस्टेंस, P से लेकर R तक का डिस्टेंस और प्लस R से लेकर Q तक का डिस्टेंस। तो अगर इन 2 छोटे डिस्टेंसेस का सम जो है वो बराबर आ जाए आपके पास एक बड़े डिस्टेंस के सम के, एक बड़े डिस्टेंस के, तो आपके पास ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि आपके जो पॉइंट्स है वो क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है। प्रूफ कैसे करेंगे, आपको 3 डिस्टेंसेस मालूम करने हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, बल्कि पहले आप लिख लें यहाँ पर यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला हमें यूज़ करना है।
और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसको हम नाम दे देते हैं ए का, क्योंकि हम आखिर में इसको यूज़ करेंगे तो हमने इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया। तो हमें सबसे पहले मालूम करना है डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, यानी पी और क्यू के दरमियान का डिस्टेंस हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आप लिखेंगे यहाँ पर। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3, -4। और क्यू पॉइंट का डिस्टेंस क्या है हमारे पास, क्यू पॉइंट का डिस्टेंस है हमारे पास 2, 6। तो ये जो पी वाले कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, x1, y1। ये चीज़ मैं आपको 16.1 में सिखा चुका हूँ। ये वाले कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x2, y2। तो हमें अगर इसका डिस्टेंस मालूम करना है किसका, पी क्यू का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा बराबर हो जाएगा किसके, डिस्टेंस फार्मूला आपको याद है 16.1 में हम सॉल्व कर चुके हैं। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 2 माइनस फार्मूले का और ये माइनस का 3, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 + 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, और y1 की वैल्यू कितनी है, -4 है। तो 6 माइनस फार्मूले का और ये -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6 + 4। ठीक है, ये कैसे हुआ आपको पता है ये वाली चीज़ की, x2 - x1, यानी ये ऐसे लिखा जाता है 2 माइनस का 3 और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये x2 की वैल्यू है और ये x1 की वैल्यू, तो x2 - x1। तो हमने इस चीज़ को डायरेक्ट कर दिया, हमें पता है कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर प्लस कर दिया। सेम काम हमने सेकंड उसमें किया है, y2 - y1 में। अब हमें इसको फर्दर करना है, तो देखें 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, और प्लस 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10, ये हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का होल स्क्वायर कितना होता है, 5 का होल स्क्वायर होता है हमारे पास 25, और प्लस 10 का होल स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 100। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं आगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा 125। अब ये आ गया 125। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई 125 के हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना, फैक्टर्स निकाल सकते हैं आप इसके 125 के। कैसे निकालेंगे भाई, 125 है, ये 5 25 से 125, फिर उसके बाद 5 5 से 25, और उसके बाद 5 1 से 5। तो इस तरीके से मतलब 3 5 आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर रूट में इसकी जगह पर लिख देंगे 3 5 लिख देंगे, एक का पेयर बन जाएगा, तो एक 5 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5√5। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया किसका, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि हमारे पास ये डिस्टेंस आया किसका, पी और क्यू का। कितना आया, 5√5 और यूनिट्स। तो ये आपके पास आ गया पहला डिस्टेंस। ठीक है, अब आपको मैंने डिस्टेंस निकालने का तरीका सिखा दिया। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट इसमें काम करूंगा, क्या पी आर का डिस्टेंस मुझे चाहिए और आर और क्यू का डिस्टेंस मुझे चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मालूम करते हैं डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर पर। अब हमें ये डिस्टेंस मालूम करना है पी से लेकर आर तक का। तो पी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, आर के कोऑर्डिनेट्स पता है। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़, ये मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, ये आपको पता हो जाना चाहिए कि जो भी आपका पहला वाला होगा उसको हम x1 y1 बोलेंगे, जो भी आपका दूसरा वाला होगा उसको आप x2 y2 बोलेंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, पी आर का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ यहाँ पर। तो पी आर का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये निकलेगा x2 - x1। तो ज़ाहिर है कि पी जो है वो पहला है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 y1। आर जो है वो सेकंड पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x2 और y2। तो x2 में से x1 को माइनस करना है मुझे, तो x2 की वैल्यू क्या बनेगी भाई, आर के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, ये वाले ना 0,2। तो p के कोऑर्डिनेट्स -3 -4 और ये है 0,2। तो 0 ये हो जाएगा 0 और माइनस प्लस हो गया, और 0 + 3 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 - y1, यानी 2 माइनस और माइनस का प्लस और फिर 4। एक फार्मूले का माइनस आ गया और फिर एक माइनस का 4 था, तो ये प्लस हो जाएगा। सेम ऐसे ही 0 + 3 कितना हो गया, 3 ही होगा, और ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, और प्लस 4 × 2 कितना हो गया, 4 × 2 हो गया आपके पास 6, और ये हो गया 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 3 का होल स्क्वायर होगा आपके पास 9। तो यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा 9 प्लस, और 6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 36 और 9 45। ठीक है ना, ये हो गया आपके पास 45। अब हमें ये देखना है कि क्या ये 45 जो है उसके फैक्टर्स निकल सकते हैं। तो इसको निकाल के देख लेते हैं यहाँ पर। तो 45 के जो फैक्टर्स निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, ये हो जाएगा 5 9 = 45, 3 3 = 9 और 3 1 = 3, यानी 3 का पेयर बन जाएगा, क्योंकि 3 ये पेयर है तो 3 रूट से बाहर आ जाएगा, और 5 जो है वो रूट में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा किसका, डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास पी आर का डिस्टेंस। तो ये हमारे पास आ गया पी आर का डिस्टेंस। ठीक है भाई, और इसको भी आप लिखेंगे यूनिट्स में। अब ये हमारे पास हो गए 2 डिस्टेंसेस हो गए।
सही है। अब आपको तीसरा डिस्टेंस मालूम करना है। तीसरा डिस्टेंस क्या है आपके पास, आर और क्यू का डिस्टेंस है। तो थर्ड डिस्टेंस आपके पास है डिस्टेंस बिटवीन आर एंड क्यू। तो आर का जो आर और क्यू का जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो उसके लिए आर और क्यू के कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे। आर पहले लिखा है मैंने, तो आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 y1, और क्यू बाद में लिखा है तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 y2। तो यानी क्यू में से मुझे आर को माइनस करवाना है, यानी x2 माइनस x1 करवाना ना। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 और आर का क्या है 0, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। फिर प्लस इसका है 6, y2 की वैल्यू है 6 और y1 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखेंगे 2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4, 6 माइनस 2 कितना बचा 4, और 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16। ये हो गया 4 प्लस 16, 4 प्लस 16 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 20। अच्छा इसके भी वो निकाल लेते हैं फैक्टर्स। 20 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। इसका मतलब ये हो गया 2 का पेयर बनेगा और 5 जो है वो रूट में आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया क्या, आर और क्यू का डिस्टेंस। इसको भी यूनिट्स लिखेंगे इसके आगे। ये हमारे पास आ गए 3 डिस्टेंसेस। ठीक है, अब हमें सिंपली क्या करना है, अब हमें देखें जो इक्वेशन नंबर ए थी वो इक्वेशन नंबर ए आपने अप्लाई कर देनी है। यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है तो मैं इसको थोड़ा सा जगह बनाने के लिए काम कर देता हूँ कि हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर अप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर ए। तो इक्वेशन नंबर ए जो है हमारी वो क्या है, वो है पी क्यू का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए किसके, पी आर के डिस्टेंस के और प्लस आर क्यू के डिस्टेंस के। तो यहाँ से देखें पी क्यू का जो डिस्टेंस आया आपके पास वो कितना आया, पी क्यू का डिस्टेंस आया हमारे पास 5√5, तो ये हो जाएगा 5√5। पी आर का डिस्टेंस हमारे पास आया 3√5 और प्लस आर क्यू का डिस्टेंस आया हमारे पास 2√5। अगर रूट में सेम वैल्यूज़ हों, ठीक है, रूट के अंदर अगर आपके रेडिकल साइन के अंदर सेम वैल्यूज़ हों तो आपस में हम ऐड करवा सकते हैं। तो ये 3√5 है, ये 2√5 है, तो कितने हो जाएगा 5√5 और ये क्या है 5√5। तो बेसिकली हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो गई, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर आ गए तो इसका मतलब ये चीज़ जो है वो प्रूव हो गई। क्या चीज़ प्रूव हो गई, आप यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे एंड में, वो क्या लिखेंगे आप, हैंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये आपने लाजमी लिखनी है हर सवाल में, ठीक है, हैंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर क्या कहना है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर, यानी यहाँ पर प्रूफ क्या करना है कि ये जो 3 पॉइंट है ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, यही बात हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले इसके लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, 3 पॉइंट बना लेता हूँ यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ठीक है। और इसको मैंने नाम दे दिया किसका, अच्छा अगेन वही वाली चीज़ कि भाई जिसमें x की वैल्यू 0 होगी, तो c में x की वैल्यू 0 है तो c को मैं रखूँगा सेंटर में। फिर उसके बाद माइनस में किसकी है, a की वैल्यू, तो a को रखूँगा नेगेटिव साइड पर, और b में जो x की वैल्यू है प्लस का 1 है तो b को रखूँगा मैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने ये लाइन जो ड्रॉ करी है, अब आप बोलेंगे सर आपने तो नॉन कोलिनियर बताया था कि पॉइंट जो है वो एक लाइन पर नहीं होते। तो देखिए मैंने यही चीज़ तो प्रूफ करनी है यहाँ पर कि मेरे जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर नहीं है। तो मैंने यहाँ पर इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन पे इसलिए रखा है ताकि मैं वही वाली चीज़ जो मेरे पास फार्मूला है ना, उस फार्मूले को मैं यूज़ करूँ, और ज़ाहिर है कि फार्मूले का आंसर अगर हमारा जो है वो नॉट इक्वल आएगा, जैसे पिछले वाले में आप देखें यहाँ पर हमारा आंसर इक्वल आया ना, तो अगर ये नॉट इक्वल आ गया तो उसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, इक्वल आ गया तो मतलब कोलिनियर है। तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, मतलब सेम पुराने वाले सवाल की, इसी वाले सवाल की मैं स्ट्रेटजी यूज़ करूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि सॉल्व। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि भाई करना क्या है। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखते हैं इक्वेशन, वो क्या, इक्वेशन क्या बनेगी कि a से लेकर b तक का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए a से लेकर c तक के डिस्टेंस के प्लस c से लेकर b तक के डिस्टेंस के। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास ये चीज़ बराबर होनी चाहिए, क्या चीज़ बराबर होनी चाहिए कि a से लेकर b तक का डिस्टेंस, a से लेकर b तक का डिस्टेंस जो है वो बराबर होना चाहिए किसके, a से लेकर c तक के डिस्टेंस के प्लस बी से लेकर सी तक के डिस्टेंस। इसको आप सी से लेकर बी तक बोलें या बी से लेकर सी तक बोलें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी आप इसको बी सी लिखें या सी भी लिखें एक ही बात है। और इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पर क्या, इक्वेशन नंबर ए का। अब हमें अगेन वही सॉल्व करने के डिस्टेंसेस निकालने 3, तो आप यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे और पहला डिस्टेंस मालूम कर लेंगे विच इज़ डिस्टेंस बिटवीन
ए एंड बी। तो ए और बी के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पर लिखवा देता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -1 है, कॉमा 0 है। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, +1 है, कॉमा 0 है। तो इसको आप बोलेंगे, पहले वाले को आप हमेशा क्या बोलते हैं, x1 y1, और दूसरे वाले को आप हमेशा क्या बोलते हैं, x2 कॉमा y2। तो ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस अगर आप मालूम करेंगे तो इट वुड बी x2 माइनस x1, यानी 1 और माइनस, और ये माइनस का 1 है तो ये जाएगा 1 + 1 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 का होल स्क्वायर। ये 0 वाली चीज़ तो खत्म ही हो गई, क्योंकि 0 माइनस 0 0 बचेगा, और 0 का होल स्क्वायर भी क्या होगा, 0। तो हमारे पास खाली क्या बचा, 2 का होल स्क्वायर, उस पर रूट। आपको पता है कि स्क्वायर से रूट क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो हमारे पास जो ए और बी का डिस्टेंस आया वो आया हमारे पास कितना, 2 यूनिट्स। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया, 2 यूनिट्स आ गया। अब हमें निकालना है सेकंड। सेकंड क्या है हमारे पास, जो हमारे पास सेकंड डिस्टेंस हमें मालूम करना है वो है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी के लिए आपको पता है कि ए और सी के कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए। ए के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए सी के, तो जो पहला वाला होगा वो x1 y1 होगा, और जो दूसरा वाला होगा वो क्या होगा, x2 y2। तो उसको डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर, ए सी का डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं इसको। जिसको इसमें कन्फ्यूजन हो वो 16.1 दोबारा देख सकता है। 16.1 में मैंने डिटेल में समझाई हुई चीज़ें। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 y1 होंगे, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यहाँ पर, x2 y2। तो x2 में से x1 को माइनस करना है, तो 0 में से माइनस हो जाएगा क्या, माइनस का 1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 में से क्या हो जाएगा, माइनस, y2 की वैल्यू कितनी है, √3, इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो गया इसका होल स्क्वायर। तो 0 + 1 क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ से देखें √3 माइनस 0, √3 ही बचेगा, तो स्क्वायर से √3 क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 + 3 कितना हो गया, 4। और आपको पता है कि 4 का जो रूट निकलता है वो क्या निकलता है, 2 निकलता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहीं से ही हमें नज़र आना शुरू हो गया है कि भाई हमारा जो सवाल है उसमें ये जो पॉइंट्स हमने बनाए हैं, ये पॉइंट्स जो है वो हमारे कोलिनियर नहीं आएंगे, और हमें यही चीज़ प्रूव करनी है कि जो 3 पॉइंट है कोलिनियर नहीं है। उसकी वजह क्या है, देखिए ए बी का जो डिस्टेंस निकाला मैंने, यानी जो ग्रेटेस्ट साइड का डिस्टेंस निकाला, जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस हमने निकाला वो कितना है, 2 यूनिट्स। अब हमने जो ए सी का डिस्टेंस निकाला वो भी 2 आ गया। अब अगर ये दोनों बराबर होगा तो हमें अभी बी सी भी तो निकलवाना है, और बी सी के डिस्टेंस को ए सी में प्लस करवाना है। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये तो कॉमन सेंस की बात है कि हमारे पास ये चीज़ नॉट इक्वल आएगी एक दूसरे के। लेकिन फिर भी इस सवाल को पूरा करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा अब कौन सा रह गया, बी और सी का डिस्टेंस रह गया। सो बी और सी का डिस्टेंस भी डायरेक्ट निकाल लेते हैं इसको, बी और सी का डिस्टेंस। इसमें बी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होंगे, और सी के क्या होंगे, x2 y2। तो सी की वैल्यूज़ में से बी की वैल्यूज़ को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस 1 क्या बचेगा, -1 बचेगा, तो -1 का होल स्क्वायर, प्लस √3 माइनस 0 कितना बचेगा, √3 बचेगा, और स्क्वायर से ही रूट खत्म कर देंगे हम, तो क्या बचेगा, खाली 3 बचेगा। -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 होगा, प्लस का 1 होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 4। और अंडर रूट 4 का मतलब आप समझते हैं, अंडर रूट 4 का मतलब क्या होगा, अंडर रूट 4 का मतलब होगा 2। तो हमारे पास जो बी सी का डिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, 2 यूनिट्स। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 को यूज़ करना है, यूजिंग इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए इम्प्लॉइज दैट, ठीक है, क्या है इक्वेशन नंबर ए, वो कह रही थी कि भाई ए बी के डिस्टेंस को बराबर होना चाहिए किसके, ए सी के डिस्टेंस के प्लस बी सी के डिस्टेंस के। तो हमारे पास ए बी का जो डिस्टेंस आया वो आया 2, जो ए सी का डिस्टेंस आया वो भी आया 2, और जो बी सी का डिस्टेंस आया वो भी आया 2। तो ये हो गया 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो जब ये नॉट इक्वल आएंगे तो हमें पता है कि हैंस दी पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्योंकि कोलिनियर की कंडीशन क्या है कि इन दोनों चीज़ों को बराबर होना चाहिए। अब ये बराबर नहीं आया, नॉट इक्वल आया, तो इसका मतलब जो हमारे पॉइंट्स हैं वो क्या है, नॉट कोलिनियर है, मतलब वो बराबर नहीं है, वो एक लाइन पर लाए नहीं करते। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका वो है शो दैट L पॉइंट दिया हुआ है, M पॉइंट दिया हुआ है और N पॉइंट दिया हुआ है। कह रहे हैं कि ये चीज़ प्रूफ करें, मतलब शो मतलब प्रूफ करें
कि ये 3 पॉइंट मिलकर बनाएंगे क्या, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बनाना चाहिए इनको, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में इक्विलेटरल ट्राइंगल लेकर के आए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं पहले, सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये मैंने इमेजिनरी बना दिया, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको मेजरमेंट से बनाएं, क्योंकि ये तो आपने अपनी आसानी के लिए बनाना है, सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। अब हमें क्या देखना है कि हमें इन पॉइंट्स को नाम देना है। तो मैंने इसको कह दिया फॉर एग्जांपल एल, इसको कह दिया एम, इसको कह दिया एन। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, किसी भी किस्म का जो है वो ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये ट्राइंगल ड्रॉ किया है, और ये हमने समझने के लिए वहाँ पर जो है वो अपने सवाल में ड्रॉ करना है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है, वो ट्राइंगल, ये तो आपने बचपन में पढ़ा हुआ कि इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा है, वो ट्राइंगल के जिसके तमाम साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये कि एल से लेकर एम तक का डिस्टेंस, एम से लेकर एन तक का डिस्टेंस, और एन से लेकर एल तक का डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंसेस बराबर होने चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल कि अगर एल एम का आंसर 2 आ रहा है, तो एम से लेकर एन तक का आंसर भी 2 आए, और एन से लेकर एन तक का आंसर भी 2 आए। तो ये मकसद होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, यानी उसके तीनों साइड क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि भाई ये बराबर किस तरीके से होंगे। तो कैसे करेंगे इसको, हमें 3 डिस्टेंसेस का मतलब मालूम करने, और 3 डिस्टेंसेस अगर एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये कोलिनियर, वो ये जो ट्राइंगल है हमारे पास वो कौन सा है, इक्विलेटरल है। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें काम ये करना है कि वी नो दैट, कि एक कंडीशन हम बना लेते हैं यहाँ पर, मतलब एक इक्वेशन बना लेते हैं। वो क्या इक्वेशन बनाते हैं कि इफ़ एल एम का डिस्टेंस बराबर आ जाए एम एन के डिस्टेंस के, और बराबर आ जाए एन एल के डिस्टेंस के। ठीक है ना, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंडीशन होगी ना कि तीनों जो डिस्टेंसेस हैं, डिस्टेंसेस का मतलब क्या है, साइड्स हैं, तो तीनों जो साइड्स हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अगर एल एम का डिस्टेंस मैं निकालूं, वो बराबर आ जाए एम एन के डिस्टेंस के, और वो बराबर आ जाए किसके, एन एल के। मतलब जो तीनों डिस्टेंसेज आए हमारे पास, अगर वो बराबर आ गए तो हमारे पास जो ट्राइंगल होगा वो कौन सा होगा, इक्विलेटरल होगा, अदरवाइज वो इक्विलेटरल नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले जो मालूम करना है वो क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है अपने, डिस्टेंस बिटवीन एल एंड, डिस्टेंस बिटवीन एल एंड एम। तो हमें सबसे पहले एल और एम का डिस्टेंस मालूम कर लेना है। तो एल और एम के डिस्टेंस के लिए आपको पहले एल के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो एल के जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, 0,√3, और एम के जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, -1,0। तो आपको पता है जो पहले लिखते हैं हम उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1, y1, और जो बाद में लिखते हैं हम उसको क्या होते हैं, x2, y2। तो ये हो गया x1, y1, वो हो गया x2, y2। अब हमें क्या करना है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला करेंगे। डिस्टेंस फार्मूले के लिए एल एम का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्या आएगा, ये लाइन आप लाजमी लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वाली। ठीक है, तो एल एम का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, देखें एल के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, x2 - x1। तो हमें क्या करना है, -1 - 0 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 0, और y1 की वैल्यू कितनी है, √3। तो 0 - √3 का होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व क्या करेंगे इसमें कि -1 में से -0 करेंगे तो -1 ही आएगा। तो -1 का होल स्क्वायर कितना आएगा, प्लस का 1, प्लस 0 में से -√3 किया तो -√3 बचेगा। और आपको पता है कि माइनस जो है वो इवन पावर की वजह से प्लस हो जाता है, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 1 + 3 कितना हो गया, 4, और जब आप 4 का रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 यूनिट्स हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया एल और एम का डिस्टेंस। तो ये हमारे पास पहला डिस्टेंस आ गया। अब बाकी 2 डिस्टेंस भी हमारे यही आने चाहिए, मतलब 2 यूनिट्स ही आने चाहिए। तो निकालते हैं सेकंड डिस्टेंस। सेकंड डिस्टेंस हमारे पास किसका होगा, एम और एन का डिस्टेंस होगा। सो डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन। तो डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन निकालेंगे हम। तो यहाँ पर एम के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -1, 0, और एन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1, 0। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, x1, y1, और ये हो जाएगा आपके पास क्या, x2, y2। तो m और n का डिस्टेंस मुझे मालूम करना है, तो ये इस तरीके से मालूम कर लेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। x2 - x1 मतलब 1 माइनस फार्मूले का, और ये माइनस का 1 है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है ना, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर, प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, y2 - y1। 1 + 1 कितना हो गया, 2, और ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, और प्लस 0 - 0 0 बचेगा, और 0 का स्क्वायर भी क्या होगा, 0। उसके बाद फिर स्क्वायर से रूट ये हम खत्म कर देंगे। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 2 यूनिट्स आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, m और n का डिस्टेंस आ गया। अब हमारे पास 2 डिस्टेंस तो सेम आ चुके हैं।
तीसरा भी हमें सेम लाना है, तभी हमारा जो ट्राइंगल होगा वो क्या होगा, हमारे पास इक्विलेटरल कहा जाएगा। तीसरा डिस्टेंस हमें मालूम करना है, डिस्टेंस बिटवीन n एंड l। तो n के कोऑर्डिनेट्स आप लिख लें यहाँ पर। n के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1,0 है, और l के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0,√3 है। तो इसको आप कह देंगे x1, y1, इसको आप कह देंगे x2, y2। और n और r का हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस मालूम कर लेना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर n l का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 के, यानी 0 माइनस 1 के होल स्क्वायर के, और प्लस √3 माइनस 0 के होल स्क्वायर के। तो यहाँ से माइनस का 1 बचेगा, और माइनस के 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा, प्लस का 1। सेम ऐसे यहाँ से √3 बचेगा, तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया, खत्म हो गया, तो ये आ गया 3। तो 1 + 3 कितना हो गया, 4, और √4 कितना आता है, 2 यूनिट्स। तो हमारे पास तीनों साइड जो हैं वो क्या आ गए, सेम आ गए। अब हमें ये लिखना है क्या, जो हमारी गिवन कंडीशन है। गिवन कंडीशन हमें पता है क्या है कि हेयर एल एम का डिस्टेंस बराबर है किसके, एम एन के डिस्टेंस के, बराबर है किसके, एन एल के डिस्टेंस के, यानी तीनों डिस्टेंस बराबर है। ये भी कितना है, 2, ये भी कितना है, 2, ये भी कितना है, 2। हेंस दीज पॉइंट्स, ये आपने लाइन लिखनी है लाजमी, दीज पॉइंट्स फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट जो है वो क्या बनाएंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे। तो हमारे पास ये इसका तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। तो सवाल ये सारे के सारे बहुत आसान है, सिर्फ आपने जो इसकी ट्रिक है वो जहन में रखनी है कि भाई इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक सिंपल है कि आपने जो है वो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने, और कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद आपने क्या करना है, उसको सिंपली सॉल्व कर लेना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे वेदर और नॉट द पॉइंट्स। अच्छा, अभी तक जितने हमें सवाल दिए गए थे उन सवालों में उन्होंने डायरेक्टली कहा था कि शो करें, मतलब वेदर और नॉट वाली बात ही नहीं की थी। अब ये कह रहे हैं कि वेदर और नॉट द पॉइंट्स ए बी एंड सी फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ पर ही प्रूफ करना है कि जो 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास ए बी और सी, ये देखें कि ये 3 पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे या नहीं। वेदर और नॉट का मतलब ये है कि भाई ये बनाएंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल या नहीं बनाएंगे, हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने एक ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ट्राइंगल ड्रॉ हो गया, इसको नाम दे देते हैं हम। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया इसको ए, इसको कह दिया बी, इसको कह दिया सी, ठीक है। ये मैं विदाउट मेजरमेंट बना रहा हूँ आपको खाली समझाने के लिए। जो हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसमें हमारे पास 2 साइड सेम होते हैं, तो उसको इस तरीके का ट्राइंगल बनाते हैं कि ये आपको लगे कि यार इसके 2 साइड सेम है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसमें 2 साइड सेम होते हैं। इक्विलेटरल कौन सा होता है, जिसमें तीनों साइड सेम होते हैं। तो मैंने कुछ ऐसा बनाया इसको कि आपको लगे कि ये इसके 2 साइड सेम है। कौन कौन से 2 साइड सेम लगने चाहिए आपको, कोई से भी 2 साइड। वैसे यहाँ पर ये जो ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया इसमें शायद आपको ये लग रहा हो कि ये 2 साइड सेम है। कौन कौन सा, ए सी और बी सी वाला, और ये वाला जो साइड है इसका ये जो है वो डिफरेंट है। तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर बनाया है। तो हमारे पास जो इसकी कंडीशन है बहुत वाज़ेह है कि कोई भी 2 साइड जो हैं वो बराबर होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो हम इसके डिस्टेंसेस मालूम कर लेते हैं। सो वी नो दैट, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन मालूम कर लेते हैं, कौन सा, ए से लेकर बी तक का मालूम कर लेते हैं, ए एंड बी, ठीक है। पहले हम ए और बी का डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पर, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, ये है 8,11। तो पहले वाले को आप क्या कहते हैं, x1, y1 कहते हैं, और दूसरे वाले को आप क्या कहते हैं, x2, y2 कहते हैं। यहाँ से जब आप ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो आपको फार्मूला पता है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 मतलब 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 8 माइनस 2 कितना बचेगा, ये बचेगा 6, और 6 का होल स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, प्लस 11 माइनस 3 कितना बचेगा, ये बचेगा 8, और 8 का होल स्क्वायर कितना होता है, 64। तो 36 में आपने प्लस करवा देने कितने, 64। तो ये हो जाएगा आपके पास 100, ठीक है। और 100 जो है वो किसका रूट है, क्योंकि 100 का किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो इसका मतलब 100 का जो रूट आएगा वो कितना आएगा, 10 यूनिट्स आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, ठीक है भाई।
अब हमारे पास फर्दर हमें दो डिस्टेंसेस और मालूम करने, उनमें से कोई एक डिस्टेंस जो है वो इसके बराबर आना चाहिए, किसके 10 के। तो देखते हैं कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब कोई भी दो साइड जो है वो हमारे पास बराबर होने चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए, कंडीशन को प्रूफ करने के लिए। सेकंड हमारे पास क्या है, डिस्टेंस मालूम करना है। इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखना पड़ेगा। डिस्टेंस बिटवीन ए से लेकर बी तक का निकाला, अब हम निकालेंगे बी और सी का डिस्टेंस। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ पर बी के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हमारे पास 8, 11 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 0, 17। तो ये हो जाएगा आपके पास x1, y1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास क्या x2, y2। तो b और c का डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। b और c का डिस्टेंस क्या आएगा भाई, x2 - x1 मतलब 0 - 8 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 मतलब 17 - 11 का होल स्क्वायर। तो 0 - 8 का मतलब माइनस का 8 बचेगा, और माइनस का 8 का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा, प्लस का 64। 17 - 11 कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 6, और 6 का होल स्क्वायर कितना आता है, 36 आता है। तो इसका मतलब ये भी आपको क्या मिल गया, 100 मिल गया। और 100 क्या होता है, 10 यूनिट्स। अब हमारे पास यहाँ पर कंडीशन प्रूव हो गई है हमारी, हमारे दो साइड जो है वो सेम आ गए। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से होते हैं, जिसमें दो साइड सेम होते हैं, लेकिन हमें फिर भी तीसरा डिस्टेंस मालूम करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि अगर आपके पास तीसरा डिस्टेंस भी सेम आ गया तो फिर आपका ट्रायंगल आइसोसेलेस नहीं होगा, बल्कि कौन सा बन जाएगा, इक्विलैटरल बन जाएगा। तो इसी चीज़ को हमें देखने के लिए जो है वो तीसरा डिस्टेंस मालूम करना है। यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन कौन सा रहेगा हमारे पास, सी एंड ए रह गया ना, तीन डिस्टेंसेस हमें मालूम करने हैं, तो सी और ए का डिस्टेंस रह गया। तो सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0, 17 है, और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके पास 2, 3 है। तो ये हो जाएगा आपके पास x1, y1, और ये हो जाएगा आपके पास x2, y2। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो सी और ए का डिस्टेंस हमें निकालना है, तो सी और ए का डिस्टेंस निकाल लेंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा कितना, x2 - x1 मतलब 2 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 मतलब 3 - 17 का होल स्क्वायर। तो 2 - 0 2 ही होगा, 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 3 - 17 कितना बचेगा, माइनस का 14 बचेगा, ठीक है। और माइनस के 14 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो 14 का स्क्वायर होता है 196। 14 × 14 जो है वो होता है 196। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 200, और 200 का अगर हम एलसीएम निकालें तो ये हो जाएगा 2 100s, 2 50s, 2 25, 5 5s 25, और 5 1s 5। तो इसमें से पेयर बनेगा 2 का और 5 का, तो ये बाहर आ जाएंगे, 2 × 5 बाहर आ जाएगा, और क्या बचेगा, 2 रह जाएगा, तो 2 रूट में रह जाएगा। तो ये कितना हो गया, 10√2। ये आपके पास आ गया क्या, सी और ए का डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो कंडीशन है उसमें हमारा जो तीसरा डिस्टेंस है वो हमारा डिफरेंट आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल, फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल एनी टू साइड्स आर सेम। फिर उसके बाद आप लिखेंगे हेयर, क्योंकि यहाँ पर दो साइड कौन कौन से सेम आए, ए बी जो है वो बराबर आया किसके, बी सी के डिस्टेंस के। तो ये हो जाएगा हैंस दीज पॉइंट्स फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा सवाल प्रूव हो गया कि हमें पता चल गया, क्योंकि हमारे जो दो साइड्स हैं वो सेम आए, तो उसका मतलब ये वाली बात सही हो गई कि हमारा ये जो सवाल है इसमें जो हमने प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था कि हमें ये बताना था कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना सकते हैं ये 3 पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, विच इज़ डू द पॉइंट्स ए बी एंड सी फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमें ये बताना है कि क्या ये 3 पॉइंट मिल करके राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो सबसे पहले एक जो है वो इमेजिनरी ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसमें एक एंगल जो है वो किसका होता है, 90 का। ठीक है, एक एंगल क्या होगा, 90 का होगा, और बाकी के जो दो एंगल्स हैं उनका सम जो है वो 90 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास होता है क्या, आपका ट्रायंगल।
सही भाई। तो मैंने यहाँ पर एक इमेजिनरी ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, पॉइंट के नाम क्या क्या दिए हुए, ए बी और सी दिया हुआ, तो मैंने इमेजिनरी अपनी तरफ से बना दिया ए बी और सी। ठीक है, अब उसूली तौर पर हमें देखना है कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होगा कि जिसमें एक एंगल क्या होगा 90 का होगा। ठीक है, तो इनमें से अच्छा मालूम हमें क्या करना है, अगेन वही सबसे पहले 3 डिस्टेंसेस मालूम करने, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता, हमें ये साइड भी नहीं पता और हमें ये साइड भी नहीं पता। जब मेजरमेंट नहीं पता तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें ये 3 साइड्स मालूम करने, और कैसे मालूम करने, बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व लिखते हैं, सॉल्व। ठीक है, तो पहली चीज़ जो हमें करनी है वो क्या है, डिस्टेंस मालूम करना है, किसका, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी का। तो हमें ए और बी का डिस्टेंस पहले मालूम करना है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है यहाँ पर -1, 2, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पर 7, 5। तो इसको आप कह देंगे क्या, x1, y1। ये जो 1 है ये सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, मतलब नीचे लिखा जाता है, तो ये बराबर में नहीं लिखेंगे आप लोग। ऐसे ही x2, y2। तो a और b का डिस्टेंस हमें मालूम करना है। x2 माइनस x1 होगा, मतलब 7 माइनस, और आपको पता है कि यहाँ पर एक माइनस तो फॉर्मूले का है और एक माइनस जो है वो 1 का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 + 1 का होल स्क्वायर। फिर y2 माइनस y1 मतलब 5 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 7 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 8, ये हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर, प्लस 5 - 2 कितना होगा हमारे पास 3, तो 3 का होल स्क्वायर। 8 का होल स्क्वायर कितना होगा 64, प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना होगा 9, तो ये हो गया 64 + 9 कितना हो गया 73 हो गया। तो हमारे पास पहला डिस्टेंस आ गया ए से लेकर बी तक का, वो कितना आ गया 73 यूनिट्स। अच्छा, ये 73 ऐसा नंबर है कि ये इसके फैक्टर से निकल पाएंगे, तो हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद फिर हमें क्या मालूम करना है, सेकंड डिस्टेंस मालूम करना है, विच इज़ डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। सेकंड डिस्टेंस मालूम करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी के लिए पहले बी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 7, 5, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2, -6। तो यहाँ से जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बन जाएंगे x1, y1, और जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बन जाएंगे x2, y2। तो हमें बी और सी का डिस्टेंस मालूम कर लेना है। तो बी और सी का जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, x2 - x1 मतलब 2 - 7 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 - y1 मतलब -6 -5 होल स्क्वायर। तो 2 - 7 कितना बचेगा, ये बचेगा -5, तो -5 का होल स्क्वायर, प्लस -6 और -5, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और साइन किसकी आएगी यहाँ पर माइनस की, तो माइनस की 11 का होल स्क्वायर। तो जब भी हमारे पास इवन पावर हो तो नेगेटिव नंबर का जो आंसर आएगा, जो स्क्वायर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो 5 का होल स्क्वायर कितना आता है 25, प्लस का 25 आएगा। 11 का होल स्क्वायर कितना होता है 121, तो ये हो गया आपके पास 146। तो इसको भी यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि हमने पिछले वाले को रूट में स्टॉप किया, तो उसको भी हम रूट में ही स्टॉप कर देते हैं। ये हो गए आपके पास 2 डिस्टेंसेस। अब हमें मालूम करना है क्या, तीसरा डिस्टेंस। तीसरा डिस्टेंस क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए। इसको आप ए और सी का निकालें या सी और ए का निकालें, बात एक ही है। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 2, -6 है, और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास -1, 2 है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे x1, y1, और इसको आप क्या बोल देंगे x2, y2। तो सी और ए का डिस्टेंस निकाल लेते हैं यहाँ पर। सी और ए का डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा x2 - x1 मतलब -1 - 2 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 - y1 मतलब 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसका 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया कितना, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन किसकी आएगी माइनस की, तो ये हो गया -3 और उसका होल स्क्वायर, प्लस 2 और 6 कितना हो गया 8, ये हो गया 8 का होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर कितना आएगा 9, और प्लस 8 का होल स्क्वायर कितना आएगा 64, तो ये हो गया कितना 73 यूनिट्स। ये आपके पास क्या आ गया सी और ए का डिस्टेंस। अब देखिए 3 डिस्टेंस तो हमने मालूम कर लिए, लेकिन जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसको जब हम प्रूव करते हैं कि भाई ये जो डिस्टेंसेस हमारे पास आए, जो मेजरमेंट्स आई हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम एक लॉ यूज़ करते हैं, एक थ्योरम यूज़ करते हैं, जो कि बहुत मशहूर है, आपने पहले पढ़ रखा होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये खाली इसी सवाल में अप्लाई होगा,
क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम जो है वो खाली राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, ये इसकी जो कंडीशन है वो क्या है, ये होता है बेसिकली हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा बेस के स्क्वायर के और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है, तो अब हमें ये पहचानना है पिछले वाले ट्रायंगल में से जो हमने इमेजिनरी ट्रायंगल बनाया था कि उनमें से हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर एक बात सुने गौर से कि जो मैंने ट्रायंगल बनाया तो मैंने इमेजिनरी बनाया ना, इसकी तो कोई मेजरमेंट थी नहीं, तो मैं मेरे इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास कोई ट्रायंगल नहीं है अभी, मुझे इन्हीं पॉइंट को देखकर पहचानना है कि इनमें से हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, बेस कौन सी होगी, परपेंडिकुलर। तो याद रखेंगे कि हाइपोटेन्यूज को पहचानने का एक तरीका है वो ये कि इनमें से जो ग्रेटेस्ट मेजरमेंट होगी, ग्रेटेस्ट मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि जिसकी जो वैल्यू आ रही है वो ज़्यादा आ रही है। फॉर एग्जांपल ये कि मान लो कि इसकी वैल्यू आ रही है √73, इसकी वैल्यू आ रही है √73, इसकी आ रही है √146। ठीक है, तो इन तीनों में जो ज़्यादा वैल्यू किसकी है, बी और सी की है, मतलब √146 से। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या होगा आपके पास, हाइपोटेन्यूज होगा। ये क्या होगा आपके पास, हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, ये पहचान होती है हाइपोटेन्यूज की। क्या हाइपोटेन्यूज जो है वो हमेशा क्या होती है, ग्रेटेस्ट मेजरमेंट वाला होता है। तो इन तीनों में जो ग्रेटेस्ट मेजरमेंट है वो किसकी है, इसकी है, तो ये इसको हम कह देंगे कि हाइपोटेन्यूज है। और बाकी दोनों सेम है तो उनमें से एक को हम कह देंगे बेस है, दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब √146 का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब √146 का होल स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर मतलब √73 का होल स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर भी क्या है, √73, क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज है तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर से रूट खत्म, ये भी स्क्वायर से रूट खत्म, ये भी स्क्वायर से रूट खत्म, तो 146 बराबर हो गया किसके, 73 के प्लस 73 के। तो 146 ऐसे ही आ जाएगा, 73 प्लस 73 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 146। तो ये चीज़ बराबर आ गई, तो इसका मतलब हैंस दीज पॉइंट्स फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। इससे हमें पता चल गया कि ये जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं क्या बनाएंगे, राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर को अगर हम निकालें और वो बराबर आ जाए बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, मतलब दोनों साइड पर जो वैल्यू है वो सेम आ जाए, तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो ट्राइंगल है वो कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और ये बात आप याद रखेंगे कि ये जो हाइपोटेन्यूज है इज ऑलवेज ग्रेटेस्ट मेजरमेंट। ठीक है, यानी हाइपोटेन्यूज वाला जो साइड होगा उसकी जो मेजरमेंट होगी वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटेस्ट होगी, हमेशा जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसीलिए हमने वहाँ से हाइपोटेन्यूज को क्या चुना, √146 हमने कहा कि वो हाइपोटेन्यूज है क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और बाकी दोनों क्योंकि सेम थे तो उसमें से हमने एक को कह दिया कि वो बेस है और दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं इसके पार्ट 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इफ द पॉइंट ए बी एंड सी डिटरमाइन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। यानी अगर हमारे पास ये तीन वैल्यूज दी हुई हैं, तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें डिटरमाइन करना है कि हमारा जो ट्राइंगल है वो कौन सा इक्विलेटरल। डिटरमाइन यहाँ पर हम ये इसको अज्यूम करेंगे कि हमारे ये जो तीन पॉइंट्स हैं ये क्या बना रहे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ के निकालना है। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, एक पॉइंट आपको दिया हुआ है सी पॉइंट, उसमें जो सेकंड कोऑर्डिनेट है यानी y वाला जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है, उसकी जगह पर क्या लिखा हुआ है k। तो इस k की वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले काम ये करना है कि हम यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं और ट्राइंगल को हमें क्या मान करके चलना है कि ट्राइंगल कौन सा हमारा, इक्विलेटरल है। और इक्विलेटरल के बारे में पीछे बता चुका हूँ कि इक्विलेटरल कौन सा होता है, वो ट्राइंगल के जिसके तीनों साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो जब तीनों साइड बराबर होंगे इसका मतलब हमें पहले तीनों के डिस्टेंस मालूम कर लें, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन बी सी एंड डिस्टेंस बिटवीन सी ए। तो हमें पहले ये तीन डिस्टेंसेस मालूम करना है, ये और फिर ये। तो पहले ये मालूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप मालूम करेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 9,1। ठीक है, तो इसको आप कह देंगे कि ये क्या है, x1, y1 है और ये क्या है आपके पास x2, y2 है। तो ए और बी का डिस्टेंस हमें मालूम करना है, तो ये हो जाएगा ए बी का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा किसके, x2 माइनस x1 के, मतलब 9 माइनस 3 के होल स्क्वायर के, और प्लस y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 1 के होल स्क्वायर के।
तो 9 माइनस 3 कर दिया आपने, कितना बचेगा 6, ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कितना बचेगा 0, और 0 का होल स्क्वायर भी कितना आएगा 0, तो ये 0 वाली चीज़ तो खत्म ही हो जाएगी और ये रह जाएगा क्या 6 का होल स्क्वायर और रूट, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। तो इट मीन्स कि ए बी साइड का जो डिस्टेंस आया हमारे पास वो कितना आया 6 यूनिट्स आ गया। ठीक है, अब हम मालूम करेंगे सेकेंड साइड की मेजरमेंट विच इज़ डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, तो ये मालूम कर लेंगे। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हैं 9,1 है, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 6, के है, तो हम इसको बोल देंगे कि भाई ये हमारे पास क्या है x1, y1 है, और इसको बोल देंगे कि ये क्या है x2, y2 है। तो b और c का डिस्टेंस मालूम करना है हमें, तो ये हो जाएगा bc का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब k माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 9 कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 का होल स्क्वायर, और उसको अभी हम ऐसे लिख देंगे k माइनस 1 के होल स्क्वायर को, माइनस का 3 का होल स्क्वायर कितना आएगा प्लस का 9, तो ये हो जाएगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐसे आ जाएगा और 9 ऐसे आ जाएगा। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास k की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम इसको यहीं पर ही बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब हमें मालूम करना है क्या तीसरा डिस्टेंस विच इज़ डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए, तो तीसरा डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, के, और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 1, तो इसको आप क्या कह देंगे, इसको बोल देंगे x1, y1, और इसको आप क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे x2, y2। तो सी ए का जो डिस्टेंस निकालेंगे आप बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, वो क्या होगा x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस k का होल स्क्वायर। 3 माइनस 6 कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 1 माइनस k का होल स्क्वायर, अगेन माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस k का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, उसको आप बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें करना क्या है, देखो ये हमारे पास एक डिस्टेंस तो हमने मालूम किया, बाकी 2 डिस्टेंस हमारे पास आए नहीं क्योंकि उसमें k की वैल्यूज पुट करनी है हमें, तो हमारे पास टोटल 3 डिस्टेंस आने चाहिए थे जिसमें से हमारा एक ही आया। अब उन्होंने क्या कहा है कि डिटरमाइन करें कि ये क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब मान करके चलें कि ट्राइंगल कौन सा इक्विलेटरल है। तो हमें पता है कि इफ triangle is an equilateral so all sides are सेम। हमें पता है कि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो तीनों साइड होते हैं वो तीनों साइड क्या होते हैं बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो 3 डिस्टेंस हमारे पास आए हैं कौन कौन से ए बी बी सी और सी, इसको क्या होना चाहिए बराबर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सो डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ बी सी के, और ये बराबर होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ सी के, मतलब इन तीनों डिस्टेंसेस को बराबर होना चाहिए। अब हमारे पास एक डिस्टेंस आया कि जिसकी वैल्यू आ गई, बाकी 2 डिस्टेंसेस की आई नहीं, तो हम ये कर सकते हैं क्योंकि हमें असल में काम ये प्रूव नहीं करना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हमें क्या करना है वैल्यू निकालनी है के की। तो के की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि इसके इक्विलेटरल के केस में तीनों साइड क्या होते हैं बराबर, तो हम कोई सी भी 2 साइड को बराबर लेकर के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम कोई सी भी 2 साइड में लेंगे कौन से, एक वो साइड लेंगे जो मुकम्मल सॉल्व हुआ यानी ये वाला, ये तो कंप्लीट सॉल्व हो गया, और एक इन दोनों में से आप कोई सा भी साइड यूज कर लेंगे कि जिसमें आप जिसको इजी समझें आप, ठीक है। तो दोनों ही एक जैसे सॉल्व होंगे, आप इसको यूज करना चाहें आप इसको यूज कर लेंगे, या अगर आप इसको यूज करना चाहें तो आप इसको यूज कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, मैं सपोज कर लेता हूँ कि हेयर ए बी साइड बराबर है किसके बी सी साइड के, क्योंकि आपको पता है कि भाई हमने तो ये मान करके चल रहे हैं ना कि ट्राइंगल कौन सा है आपका इक्विलेटरल है, तो उसमें तीनों साइड बराबर होंगे, तो हमने कोई सी भी 2 साइड उठा लिए। ए बी का आंसर हमारे पास कितना आया हुआ है 6 आया हुआ है, और बी सी का आंसर हमारे पास कितना आया है, ये आया हुआ है अंडर रूट में 9 प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, और हमारा असल काम जो है वो ये प्रूफ करना नहीं है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हमें के की वैल्यू निकालना है हमारा असल काम। तो हमने क्या करना है, ये जब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक मैं यहाँ से रूट ना हटा दूँ, तो हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 6 पर स्क्वायर आ जाएगा
बराबर इस पूरी वैल्यू पर स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। 6 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 36 आएगा। और ये 9 प्लस के माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है वो बाहर आ जाएगा। अब ये 9 प्लस का, इसको अगर उधर भेज दो तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 9 बराबर हो जाएगा किसके, के माइनस 1 के होल स्क्वायर के। 36 माइनस 9 कितना होता है, 27 होता है। तो ये हो गया 27 बराबर के माइनस 1 के होल स्क्वायर के। अब यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है जो कि आपने बचपन में पढ़ा था, वो क्या, वी नो दैट ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर का। आपको ये देखकर याद आ रहा होगा कि अगर मैं बोलूँ कि भाई के जो है वो ए के बराबर है और 1 जो है वो बी के बराबर है, मतलब ए की वैल्यू जो है वो के है और बी की वैल्यू जो है वो 1 है, तो यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो सकता है। तो ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में है, इसको मैं ट्रांसफर करूँगा किसमें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में। तो 27 तो ऐसे ही आ जाएगा जो वहाँ पर लिखा हुआ है। इस चीज़ को मुझे असल में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ये जो चीज़ है ना हमारे पास, इसको ट्रांसफर करना है। तो ए की वैल्यू क्या है, के, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर मतलब के का होल स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पर आ जाएगा के और बी की जगह पर आ जाएगा 1 और प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर। तो 27 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा 2 के और प्लस 1 का होल स्क्वायर 1। अब हमें क्या करना है फर्दर, के स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 1 को मैंने ऐसे लिख दिया। ये जो 27 है ये उधर प्लस का है, इसको इधर उठा करके मैं लेकर के आ गया, तो ये क्या हो गया, माइनस का और बराबर हो गया किसके, 0 के। तो के स्क्वायर माइनस का 2 के और ये हो गया माइनस का 26 बराबर हो गया किसके, 0 के। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने देखिए एक गलती करी है। वो गलती क्या करी है हमने, 36 माइनस 9 हम करके देखते हैं। 36 माइनस 9 कितना होगा, 20, नहीं सही है, सही किया हमने यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन के जिसमें हमारे पास मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी आ जाए, 2 आ जाए, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लेकिन ये क्वेश्चन वो है कि जो 10 नंबर के लिए लॉन्ग में आता है। ठीक है, इस एक्सरसाइज से अगर कोई सवाल आ सकता है पेपर में लॉन्ग में, तो वो या तो ये वाला आएगा क्वेश्चन नंबर 6 या फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कौन सा था, पाइथागोरस थ्योरम वाला था। क्योंकि ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये लाजमी जो है आपने प्रिपेयर करने, ये बोर्ड में लाजमी आते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है कि हमें वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी है ना। यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है, के, तो हम यहाँ पर लिखेंगे के बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर अगर आप फॉर्मूले में देखें, b है, a है, c है, मतलब a b c की वैल्यूज़ हैं। तो a b c की मुझे वैल्यूज़ निकालनी है। देखिए a की वैल्यू क्या होगी, हेयर ये जो a b c हैं ये बेसिकली कोफिशिएंट्स होते हैं। जैसे आप देखें के स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है, ये होगा 1, के का कोफिशिएंट कितना है 2, और ये जो माइनस का 26 है ये होती है सी की वैल्यू। तो ये बेसिकली होगी ए की वैल्यू, ये होगी बी की वैल्यू और ये क्या होगी, सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू हम लिख लेंगे यहाँ पर, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी की वैल्यू है माइनस का 2, साइन के साथ देखना है हमें। ठीक है, ये माइनस का 2 इसके साथ होगा और ये माइनस का 26, और सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 20, ये होगा माइनस का 26। ठीक है, यानी ए बी सी की जो वैल्यूज़ हम निकालते हैं वो एक्चुअल में क्या है, वो कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास, कोफिशिएंट्स हैं और कांस्टेंट्स हैं। अब हमें इस वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा के बराबर माइनस बी का मतलब माइनस फॉर्मूले का, और बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, प्लस माइनस अंडर रूट ऐसे आ जाएगा बी स्क्वायर, मतलब बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 है तो इसका होल स्क्वायर, माइनस 4ac, 4a की वैल्यू कितनी आएगी 1 और c की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 26। ठीक है भाई, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से आएगा 2 और a की वैल्यू कितनी है 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आ जाएगा माइनस के 2 का होल स्क्वायर विच इज़ 4। ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 4 1 ज़ा 4 और 4 26 ज़ा, ये हो जाएगा 104 और 2 1 ज़ा 2। फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 2।
अब हमें इसको फर्दर सॉल्व करना है। हमें पता है कि 108 का रूट निकल सकता है, तो 108 का रूट निकाल लेंगे। अब रूट निकालने के लिए हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो 108 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? अब ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14। उसके बाद 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या आ गए? 108 के फैक्टर्स आ गए। तो हमने करना क्या है? हमने करना ये है कि इसको पुट कर देना है कहाँ पर? यहाँ पर। तो ये हो जाएगा के ऐसे ही आ जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके? 2 प्लस माइनस 108 की जगह पर हमें क्या लिखना है? ये लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। ये के ऐसे ही आ जाएगा, ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस देखें जिसका पेयर बनता है वो रूट से बाहर आ जाता है। तो पेयर किसका बनेगा? इस 2 का बनेगा और इस 3 का बनेगा। तो ये 2 × 3 बाहर आ जाएगा, रूट में क्या बचेगा? 3 बचेगा और डिवाइडेड बाय 2। जी, तो अभी ये देखेंगे ये क्या बन गया? ये बायनोमियल बन गया। बायनोमियल कैसे बन गया भाई? बायनोमियल में क्या होता है? 2 टर्म्स होती हैं और बीच में क्या होता है? प्लस माइनस। तो एक टर्म हमारे पास बन गई ये वाली, ये जो 2 है, और एक टर्म हमारे पास क्या बन गई? ये वाली पूरी, मतलब 2 × √3 तो हमारे पास 2 टर्म है और बीच में क्या है? प्लस माइनस है। तो हम बायनोमियल में से हमने सीखा हुआ है पिछले प्रीवियस टॉपिक्स में कि हम बायनोमियल में से कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, तो 2 को मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। तो इधर से तो 2 जा चुका है बाहर, तो क्या बचेगा? खाली 1 बचेगा। 2 के टेबल में 2 किस पे आता है? 1 पे आता है। सेम ऐसे ही इस सेकंड टर्म में से हमारे पास 2 बाहर जा चुका है, तो क्या बचेगा? खाली 3√3 और यहाँ से क्या बचेगा? 2। तो 2 से 2 ये क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? के का 1 + -3√3। तो हमें यही काम करना था कि हमें के की वैल्यूज़ मालूम करनी थी। यहाँ पर हमारे पास के की 2 वैल्यूज़ आई हैं। एक आई है 1 + 3√3 और एक आई है हमारे पास 1 - 3√3। ये 2 वैल्यूज़ आई हैं। जो किताब में आंसर लिखा हुआ है इसका वो गलत लिखा हुआ है। एक्चुअल आंसर इसका यही आएगा। अगर किसी को चेक करना है वेरिफिकेशन करके तो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसकी कैसे करेंगे आप देखें, यहाँ पर हमें सवाल में क्या कहा था कि डिटरमाइन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब ये मान करके चलना है कि ट्रायंगल कौन सा है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की पहचान क्या है? कि उसके तीनों साइड क्या होते हैं? सेम। तो आपने करना सिर्फ ये कि जो हमारे आंसर्स आए ना के का आंसर क्या है? 1 + 3√3 और 1 - 3√3। तो कोई सी भी एक वैल्यू आप यहाँ पर, मतलब इस के की जगह पर पुट करके देख सकते हैं और यहाँ पर पुट करके देख सकते हैं। तो जब आप इसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इधर भी आंसर 6 आएगा और इधर भी आंसर 6 आएगा। ये मैंने वेरीफाई किए हुए आपको से नहीं करवा रहा है क्योंकि ये सवाल में करना नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो यही है जो भी हमारे पास आया है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 1, 5 और 6। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है बट ये है कि ये अगर आप करेंगे तो ये आएगा भी 10 नंबर के लिए बोर्ड में। तो ये 3 सवाल इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने लाजमी करने हैं बोर्ड के लिए भी और वैसे भी। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको फिलहाल यहीं तक ही रखते हैं। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।